Present. 24, 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, 31, 32, Present, sir. 34, कहाँ से देखेगा टाइम पूरा? Present, sir. 35, Present, sir. Present, sir. 35. okay, 36, 37, Present, sir. 38, Sir, 38 present. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, 42, Yes, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, 46, 46, Present, sir. 46. 47, 48, Yes, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, 52, Yes, sir. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, 62, 63, 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, Present, sir. 67, Present, sir. 68, Present, sir. 69, Present, sir. 70, Present, sir. 71, Present, sir. 72, Present, sir. 73, 74, Present, sir. 75, Present, sir. okay, 76, Present, sir. ओके मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जो मेरे पास एब्सेंट है ध्यान से सुनेंगे और जिसका ना रोल नंबर बोले वो अपना रोल नंबर लेके बताएगा मुझे, ठीक है। रोल नंबर 2, 3, 4, Sir, 3 present. ओके। रोल नंबर 9, 15, 18, 20, Number 18 present. ओके, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 36, 41, 45, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 55 57, present, sir. दोबारा बोलो, 55. 45, 55. 55, ओके, 57, 58, 61, 62, 63, 73, ओके।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सर आपने सबमिट लगा दी। यस, बोलिए। 36 प्रेजेंट। रोल नंबर 36। 36। सर रोल नंबर हो गया। 56 भी प्रेजेंट है सर। नाम बोलिए। हितेन सिंह 56। हितेन, इंदर, इशिता, ध्रुव, अरुण, ये मैंने लगा दिया है। 57 इंदर। इशिता। मेरा भी 22। बेटा मैंने अभी क्या बोला? हितेन, इंदर, इशिता, अरुण, ध्रुव मैंने लगा दी है। थैंक यू सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था क्रोनिक पेनी मॉडल। ओके, नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। आप स्क्रीन देख सकते हैं। क्या हो रहा है? ओके, तो क्रोनिक पेनी मॉडल हम कर रहे थे। उसमें हमने आपको बताया था कि क्रोनिक एंड पेनी considered assumed a potential which is approximately same as the potential that exists in the lattice। जैसा कि पोटेंशियल लैटिस के अंदर एग्जिस्ट करता है, लगभग उन्होंने उसी तरह का पोटेंशियल ये मान लिया। हमने कैसा पोटेंशियल होता है कल आपको बताया था कि पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। पीरियोडिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियोडिक पोटेंशियल में श्रोडिंगर वेव का सॉल्यूशन कैसा होता है, ये सारी चीजें हमने बताई थी। तो हम यहाँ पे आपको फिर से बता रहे हैं कि पोटेंशियल इस तरह का होता है। दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इज देयर इनसाइड द लैटिस, एंड हमने ये मान लिया कि यहाँ पर जो पोटेंशियल की हाइट है वो v नोट है। इस रीजन में पोटेंशियल 0 है। यहाँ पर हमने x इजिकल टू 0 ले लिया है, और ये है x इजिकल टू a, और नेगेटिव डायरेक्शन में x इजिकल टू -b है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करेंगे। कौटिल्य कौन है हमारी क्लास में? कौटिल्य है कोई? कौटिल्य तो कोई नहीं है। यस, कौन ज्वाइन किया है अभी कौटिल्य? अभी कोई कौटिल्य ज्वाइन किया है? हु इज? सर वो मेरे भाई के नाम की आईडी। कीर्तिमान। यस सर। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, हमें क्यों कंफ्यूज करते हो? ओके सर। चलिए, अब कौटिल्य मुझे पता है मेरी क्लास में नहीं है नाम, मैं एंट्री नहीं दूंगा, फिर क्या करोगे आप? सर नेक्स्ट टाइम ट्राई। हाँ, ऐसा हो सकता है ना, हम तो जब हमें पता है कि हमारी क्लास में नहीं है, इसलिए तो मैंने पूछा। मैंने एंट्री तो दे दी, फिर पूछा मैंने इसलिए कि भाई कौन है। चलिए, तो हम बता रहे थे आपको कि क्रोनिक पेनी मॉडल ने ऐसा मान लिया कि इस तरह का पोटेंशियल होता है। तो यहां से लेकर अगर आप देखें, यहां से यहां तक जैसा पोटेंशियल है वैसा ही यहां पर है, वैसा ही और आगे मैं बनाता तो वहां पर होता। सो दिस पोटेंशियल इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर बी और ए प्लस बी डिस्टेंस के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या हो गई? ए प्लस बी इसकी पीरियोडिसिटी हो गई। तो इस पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं? वी एक्स इज इक्वल टू वी नोट होगा इस रीजन में, 0 से लेकर -b तक, 0 से -b तक v नोट है, और 0 से a तक ये कितना है? 0 है। 0 से a तक ये कितना है? 0 है। और साथ ही साथ ये पीरियोडिक पोटेंशियल है। तो vx हो गया आपका vx प्लस पीरियोडिसिटी, और पीरियोडिसिटी है a प्लस b। तो यहां तक हमने आपको बता दिया था, यहां तक आपने कर लिया था। इससे आगे हम अब प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना ये है। लास्ट वाला स्टेप समझा दो, वो वी एक्स प्लस ए प्लस बी कैसे आया?
वी एक्स प्लस ए होता है। पीरियोडिक पोटेंशियल क्या होता है, जो पीरियोडिसिटी होती है उसके बाद रिपीट करता है, और पीरियोडिसिटी कितनी है, ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी डिस्टेंस के बाद ये रिपीट करेगा ना, यहां से यहां तक देखो, जैसा पोटेंशियल यहां से लेकर यहां तक है वैसा ही यहां से यहां तक है ना। हाँ। तो ए प्लस बी के बाद रिपीट कर रहा है ना, ये डिस्टेंस है ए प्लस बी, इसके बाद रिपीट कर रहा है, यानी कि जो एक्स पर होगा वही एक्स प्लस ए प्लस बी पर होगा, क्योंकि रिपीट कर रहा है। ठीक है ना। ओके, तो हम आ जाते हैं वापस। तो हम अब इसको सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो लेट अस राइट। वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डी स्क्वायर साई अपॉन डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई एम स्क्वायर एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर टू दी ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं 1, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं पोटेंशियल, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हमने इस वाले रीजन को 1 कह दिया है, जिसमें हमने यहाँ पर जो हमारे पास रीजन है, ये इस रीजन को हमने जिसमें 0 है इसको 1 कह दिया है, इसमें पोटेंशियल की वैल्यू वी नोट है इसको 2 कह दिया है। कल हमने इसको 1 इसको 2 लिखा था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है, आप भी करेक्ट कर सकते हैं अगर आपने नोट किया है तो। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन की में हमें क्या रखना है, v की वैल्यू रखनी है। तो v की वैल्यू हमारे पास 2 बार है, एक रीजन में, रीजन 1 में अलग है, रीजन 2 में अलग है। सो पुट द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट d2 psi over dx square plus 2 m e upon h cross square psi is equal to 0। ये तो 4x लेस देन a एंड ग्रेटर देन 0 के लिए होगा। एंड दूसरी इक्वेशन हो जाएगी d2 psi ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v नोट है यहाँ पर, इज इक्वल psi इज इक्वल टू 0। और ये किसके लिए है, ये 4 जब x की वैल्यू 0 से कम और माइनस b से ज्यादा है तब है ये। और हम मान लेते हैं ये आपका रीजन 1 है, ये रीजन 1 में है, और ये इक्वेशन रीजन 2 में है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, ये पेज एंड हो गया। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम 3 और ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम 4। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, पुट करते हैं इसमें, पुट 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं अल्फा स्क्वायर रख रहा हूं, एंड 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v नोट माइनस e को मैं बीटा स्क्वायर रख रहा हूं। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, कौन सी थी इससे पहले हमारी, 4 तक थी, तो 5 मान लेते हैं इसको। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो जब हमने ये रख दिया तो इक्वेशन नंबर 3 एंड जो 4 है
वो क्या हो जाएगी, 3 क्या हो जाएगी और 4 क्या हो जाएगी। 3 देखते हैं पहले क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को मैंने अल्फा स्क्वायर रख दिया है, साई इज इक्वल टू 0। और जो इक्वेशन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस बीटा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखो, यहां पर इक्वेशन नंबर 4 ये है, इसमें है 2me माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी नोट, और जो हमने एज्यूम किया है वो क्या है, वो किया है हमने वी नोट माइनस ई, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट माइनस ई 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो हमने माइनस यहां से कॉमन ले लिया है, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया है, फोर्थ इक्वेशन को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो इसमें हमें मिल गया है माइनस। ओके, साइन का डिफरेंस है, वहां पर ई माइनस वी नोट है, हमने जो एज्यूम किया है बीटा स्क्वायर उसमें वी नोट माइनस ई है, इसलिए यहां पर माइनस आया है। ये इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 और 7 हो गई। नाउ अब हमें पता है ऑलरेडी, ब्लोच ने कहा था अकॉर्डिंग टू ब्लोच थ्योरम, अकॉर्डिंग टू ब्लोच थ्योरम the solution of equation 6 and 7 will be of the form, ये किस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का होगा। यस, कल हमने बताया था साई इज इक्वल टू e टू दी पावर आई के एक्स यू के एक्स, इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है, कल हमने आपको बताया था, मैं इसको दिखा भी सकता हूं आपको। तो ये रहा, हमने ये बताया था, देखो ये रहा, हियर यू कैन सी। ओके, तो यहां वही हम यूज कर रहे हैं अब। तो यहां आ गए हम, अगर ये इक्वेशन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये इक्वेशन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो सेटिस्फाई कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d2 साई ओवर dx स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट d2 साई ओवर dx स्क्वायर। तो पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, d साई ओवर dx निकालते हैं पहले, विल बी इक्वल टू, यहां पर दोनों ही फंक्शन x के हैं, e टू दी पावर i के x भी और u के x भी, u भी, दो फंक्शन है, e टू दी पावर i के x, एक u है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर रख देंगे e टू दी पावर i के x को ऐसे रख देते हैं, प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से होगा डिफरेंशियल, और u का डिफरेंशियल कर देते हैं du ओवर dx प्लस, अब हम क्या करते हैं, u को ऐसे रख देते हैं, e टू दी पावर i के x का डिफरेंशियल कर देते हैं, e टू दी पावर i के x का डिफरेंशियल करेंगे तो i के आ जाएगा। ये एक बार हमने डिफरेंशियल कर दिया इसका, ठीक है। अब इसका हम दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे, सो d2 साई ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे, d2 साई ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पहली टर्म का करते हैं प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से, e टू दी पावर i के x को ऐसे रख देंगे, दूसरी टर्म यानी कि du ओवर dx का डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा डबल डिफरेंशियल du ओवर dx स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करेंगे, du ओवर dx को हम ऐसे रख देंगे, तो du ओवर dx को हमने ऐसे रख दिया। ओके, e टू दी पावर i के x का डिफरेंशियल करेंगे तो e टू दी पावर i के x और i के आ जाएगा, i के आ जाएगा, ये तो पहली टर्म का डिफरेंशियल हो गया, प्लस अब दूसरी टर्म का डिफरेंशियल करेंगे ये वाली का, ठीक है। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हम क्या कर देते हैं, इसमें i के e टू दी पावर i के x को ऐसे रखेंगे और u का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, i के
du ओवर dx e टू द पावर i के x, यानी कि सेम ये वाली टर्म मिल जाएगी जो सेकंड टर्म है, तो ये डबल हो जाएगा, दिस विल बी डबल। ओके, और दूसरी बार में हम क्या करेंगे, अब e टू द पावर i के का डिफरेंशियल करेंगे, तो i के तो ऑलरेडी है यहां पर, तो उसका डिफरेंशियल डबल हो जाएगा, और e टू द पावर i के x और u एज सच रह जाएगा। u को हमने एज सच रख दिया, e टू द पावर i के x का डिफरेंशियल कर दिया, तो ये हमने कर दिया है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर i के x सब में है तो इसे कॉमन ले लेंगे हम, तो अंदर क्या बचेगा, du d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस 2ik du ओवर dx माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर है यहाँ पर, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये हो जाएगा के स्क्वायर, और u e टू द पावर i के x बाहर कॉमन ले लिया है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, जिसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 6 एंड 7 में जो हमने ऊपर लिखी है, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, इसमें वैल्यू रख देंगे। ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बस ये वैल्यू रख देंगे, साई की वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू रखनी है जो हमने कैलकुलेट की है, और अल्फा स्क्वायर साई रखना है। देखते हैं रखने के बाद क्या मिलता है हमें। तो पहली तो हमारी टर्म यही है, e टू द पावर i के x ब्रैकेट के अंदर d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस 2ik du ओवर dx माइनस के स्क्वायर u, ये तो पहली टर्म हुई। दूसरी टर्म क्या है, प्लस अल्फा स्क्वायर साई, और साई क्या है, साई है e टू द पावर i के x इंटू u, अल्फा स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 0। तो यू कैन सी अल्फा स्क्वायर साई जो है e टू द पावर i के x u साई है, आप देख सकते हैं e टू द पावर i के x इंटू u जो है वो साई है, इसलिए वो रखी है वैल्यू। ओके, अब इसमें से आप देख सकते हैं e टू द पावर i के x पूरा कॉमन है, i के x कॉमन है, d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस 2ik du ओवर dx प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहां से e टू द पावर i के x चला गया, योग भी कॉमन हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो मैं इसको प्लस कर देता हूं और इसको कर देते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर u, एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ e टू द पावर i के x कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर e टू द पावर i के x 0 होगा यहाँ पर, तो ये साई यानी कि जो वेव फंक्शन हमारा है वही 0 हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल, तो हमारा e टू द पावर i के x 0 नहीं होगा, और e टू द पावर i के x 0 नहीं होगा तो बाकी जो टर्म बच गई वो 0 होगी, यानी कि d2, देयरफॉर d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस 2ik du ओवर dx प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर लेट अस सपोज 9। ये तो हमने एक में वैल्यू रखी है, तो ये आ गया हमारे पास। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 भी है, दो इक्वेशन है। हमने जो वैल्यू रखी है अभी 6 में रखी है, 6 में रख के हमें वो इक्वेशन मिल गई। अब 7 में रखेंगे तो क्या इक्वेशन मिलेगी, तो हम सिमिलरली करके लिख देते हैं। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी होगी d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस 2ik du ओवर dx, और इसमें माइनस बीटा स्क्वायर है तो माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर u इज इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 10।
तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है और ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों u के अंदर है। और यहां से आप देख सकते हैं जो वेव फंक्शन है वो e टू द पावर i k x u है, तो इसका मतलब u जो है वो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो u वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा जिसको वेव फंक्शन भी करता है, क्योंकि दोनों रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो u की जो प्रॉपर्टी होगी वो साई की प्रॉपर्टी जो होंगी वो सेम होगी। ओके, नाउ वी हैव टू डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी वांट टू सॉल्व इट। ये दो इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ओके, सो लेट अस सोल्व द सॉल्यूशन ऑफ द, जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो किस तरह का होगा, लेट अस डिस्कस। ओके, द सॉल्यूशन of equation 9 and 10 can be written as सॉल्यूशन क्या होगा, दिस विल बी u। अच्छा, जो पहली इक्वेशन है 9 वो रीजन 1 में है और दूसरी है रीजन 2 में 10। जो इक्वेशन नंबर 9 है वो रीजन 1 में है जहां पर v की वैल्यू 0 है। इक्वेशन नंबर 10 जो है रीजन 2 में है जहां पर v की वैल्यू 0। ठीक है, तो दोनों में पोटेंशियल अलग अलग है, तो दोनों ही फॉर्म में u की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो हम इसको अब क्या करते हैं, इसमें इसको पहले रीजन 1 में u1 कह देते हैं u को, क्योंकि पोटेंशियल अलग है तो वेव फंक्शन अलग होगा, वेव फंक्शन अलग है तो u भी अलग होगा। तो मैंने रीजन 1 में u1 कर दिया और रीजन 2 में u2 कर दिया। तो अब u1 क्या होगा, u1 इज इक्वल टू a e टू दी पावर i अल्फा माइनस k x, a e टू दी पावर i अल्फा माइनस के एक्स प्लस b e टू दी पावर माइनस i अल्फा प्लस के एक्स। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, और जो u2 है वो क्या होगा, u2 विल बी इक्वल टू c e टू दी पावर e टू दी पावर i e टू दी पावर बीटा माइनस i के x प्लस d e टू दी पावर माइनस बीटा प्लस i के x। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसको हम ए बी सी डी जो है कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 11 और ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम 12। अब ये सॉल्यूशन कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है वो है e टू दी, जो 9 का सॉल्यूशन है मान लिया हमने वो क्या है, u इज इक्वल टू e टू दी पावर mx है। अगर ये है तो du ओवर dx कितना होगा, m e टू दी पावर mx, और d2u ओवर dx स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर e टू दी पावर mx होगा। अब इसको आप रख दीजिए 9 में, u1 को u मान लीजिए, तो 9 में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा m स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस 2ik e टू दी पावर mx इंटू एम भी मिलेगा। एक बार का डिफरेंशियल ना, m भी तो आएगा यहाँ पर, 2ikm e टू दी पावर mx प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर u, अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और u कितना है e टू दी पावर mx इज इक्वल टू 0। तो e टू दी पावर mx सब में है, कॉमन आके ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि e टू दी पावर mx तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो तो सॉल्यूशन ही है।
तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा एम स्क्वायर प्लस 2ik प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको मिलेगा। इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, मैं यहां लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। इक्वेशन क्या है ये है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 2ik, सॉरी एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर प्लस 2ik एम प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। दिस इज 2। ओके, तो हमें पता है सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। एम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी कितना है, b है आपका m का कोफिशिएंट 2ik, तो माइनस का 2ik हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर 2ik का स्क्वायर, i का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस 4ac माइनस 4a 1 है और c कितना है, c है अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, अपॉन 2a इज 2, यहां पे भी 4 है, यहां पर भी 4 है, स्क्वायर रूट के अंदर से हम 4 का कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर आ जाएगा 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, नीचे भी 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट। आपको क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू ik माइनस का प्लस माइनस, अंदर देखेंगे 4 तो बाहर चला गया, यहां पर माइनस का अल्फा स्क्वायर है, माइनस का के स्क्वायर है पहली टर्म, और जो लास्ट वाली टर्म है वो प्लस का के स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगी, बचेगा सिर्फ अंदर माइनस का अल्फा स्क्वायर, और माइनस का अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई अल्फा हो जाएगा। तो अब आपकी वैल्यू m की 2 हो जाएगी, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, प्लस लेंगे तो आपको मिलेगा आई अल्फा माइनस के, और माइनस लेंगे तो आपको मिलेगा m2 इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा प्लस के, और यही सॉल्यूशन हमने लिया है। e टू दी पावर m1x हो जाएगा आई अल्फा माइनस के एक्स, देखिए यही सॉल्यूशन है आई अल्फा माइनस के एक्स, और दूसरी में क्या है, माइनस आई अल्फा प्लस के एक्स। तो जैसे पहले से निकाला है, मैंने शो कर दिखाया है आपको, वैसे ही आप दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम यहां तक आ गए हैं, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, हमारे पास इक्वेशन है एक u1 इज इक्वल टू a e टू द पावर आई अल्फा माइनस के एक्स प्लस b e टू द पावर माइनस आई अल्फा प्लस के एक्स। हमारे पास u2 है इज इक्वल टू c e टू द पावर बीटा माइनस आई के एक्स, बीटा माइनस आई के एक्स, और प्लस डी ई टू दी पावर माइनस बीटा प्लस आई के एक्स। और ये इक्वेशन हमने मानी हुई है, इक्वेशन नंबर कौन सी मानी है, आई थिंक 11 एंड 12 है। तो 11 एंड 12 इसको मैं डाल देता हूं। सो दिस इज 11 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 12। ये हमने आपको सोल्व करके दिखाया है, यहां तक ये हो गया। चलिए इससे आगे अब हम बढ़ेंगे। ओके, अब यहां पर हमने यहां तक तो कर लिया। अब ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी सी डी जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। अब यहां पर हमें क्या लगाना है, एक्चुअली बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है।
वी हैव टू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस। और बाउंड्री कंडीशन कहां से आएगी? हमने बताया था आपको वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज, और वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या थी? तो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी ये थी कि वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। और क्योंकि साई इक्वल रिलेटेड है यू से, तो यू भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। और हमने इसकी कंडीशन आपको लिखवाई थी कि वेव फंक्शन शुड भी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन शुड आल्सो बी कंटिन्यूअस। कहाँ करवाया था मुझे याद नहीं, देख लेते हैं अगर हमें मिल जाता है तो। इसी के बाद होगा। ये रही कंडीशन हमारे पास, ये देखिए हमने आपको लिखवाई थी ये कंडीशंस। वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस। लिखा है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टीज हमको यूज करनी है। और अब यूज कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस का मतलब समझाते हैं आपको। यहां देखिए, ये हमारा यहां पर u1 है रीजन फर्स्ट में, ये जो रीजन है फर्स्ट, इसमें u1 है वेव फंक्शन। यहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है? u1 है। और यहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू, यहां पर वेव फंक्शन u1 है और यहां पर वेव फंक्शन u2 है। ठीक है ना। अब जो वेव फंक्शन होगा वो किस तरह से होगा? वो फंक्शन जो होगा वो किसी भी शेप में हो सकता है। तो वो इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है ना। लेकिन किसी भी तरह से हो, x इजिकल टू 0 पर u1 और u2 की, इधर क्या है, इधर u1 है इधर u2 है, तो लेकिन 0 पर यहां पर u1 और u2 की वैल्यू सेम होगी। कंटिन्यूअस का मतलब ये है, अगर ये फंक्शन है तो सेम वैल्यू है ना, देखो इधर से भी इधर से भी, तभी तो एक जगह मिलेगा वो, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, u1 और u2 की सेम होगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि du ओवर d1 du1 उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो पहली कंडीशन हमारी यहीं से आ जाएगी, पहली कंडीशन हमारी यहीं से आ जाएगी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट शुड बी कंटिन्यूअस। तो मैं इसको मिटा देता हूं जो मैंने बनाया था समझाने के लिए। चलिए वापस चलते हैं हम अपनी उसी इक्वेशन पे जहां पे हम लिख रहे थे। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, u1 एट x इजिकल टू 0, applying the boundary conditions, applying the boundary conditions, बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, u1 एट x इजिकल टू 0 शुड बी इक्वल टू u2 एट x इजिकल टू 0, पहली कंडीशन। और इसी के साथ में दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी, यानी कि du1 ओवर dx। एक्सक्यूज मी सर। यस, ओ सर, रोल नंबर 9 की अटेंडेंस नहीं लग पाई। नाम बताइए। अमन कुमार। लग गई। एक्सक्यूज मी सर। सर फिजिक्स की बुक का राइटर कौन है? कौन सी बुक? सर फिजिक्स की इन्होंने इंजीनियरिंग फिजिक्स के नाम से दे रखी है, उसमें ये टॉपिक तो है नहीं जो आप करा रहे हो। कौन सी बुक है? सर ये प्रबीर के बाशु के नाम से है। हाँ बेटा, है उसमें, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। सर सेकंड एडिशन लिखा हुआ है इस पे। हाँ, तो इसमें एक आगे चैप्टर होगा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, उसमें मिलेगा आपको।
सर दोबारा बताना चैप्टर का नाम 215 पेज नंबर पे है। होगा उसमें मिल जाएगा। ओके सर। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई हमारी, दो इक्वेशन की कंटिन्यूस की वजह से ये आ गया। अब ये तो दो कंडीशन आई है, क्योंकि हमारे पास 4 कांस्टेंट है तो हमें 2 कंडीशन और चाहिए। तो फिर से हम वहीं पे पहुंचते हैं, हम फिर से यहीं पे आ गए। ठीक है, हम फिर से यहीं पे आ गए हैं और फिर से आपको समझाते हैं। हमने कहा कि ये फंक्शन जो है पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक का मतलब ये हुआ कि इसमें जो वेव फंक्शन होगा, जैसा इसके बीच में है, ए और बी के बीच में, वैसा ही यहां पर होगा और वैसा ही यहां पर होगा। मतलब कि अगर वेव फंक्शन कुछ इस तरह से है, तो ऐसा ही फिर इधर भी होगा, लाइक दिस। यानी कि जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ए पर, वही वैल्यू बी पर भी होगी, माइनस बी पर। जो वैल्यू u1 की a पर है, वही वैल्यू u2 की b पर होगी, माइनस b पर, क्योंकि पीरियोडिक है। क्योंकि पीरियोडिक है, जैसा फंक्शन इस रीजन में है एग्जैक्टली सेम वैसा ही इस रीजन में है, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही आगे है, एग्जैक्टली सेम यहां पर भी है। ठीक है, तो जब सेम है तो इस पर और इस पर पॉइंट की जो वैल्यू है वो सेम होगी। ठीक है, यानी कि u1 at x is equal to a should be equal to u2 at x is equal to minus b। ओके, तो ये कंडीशन भी हम लिख रहे हैं, फिर इसमें अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि u1 at x is equal to a should be equal to u2 at x is equal to माइनस बी, और इसका डेरिवेटिव भी के लिए भी सेम होगी, du1 over dx at x is equal to a should be equal to du2 upon dx at x is equal to minus b. These are the conditions. Now when we apply, अब आप देखोगे हमने ये काफी लेंदी हो गया है ये, तो अब हम इसको सोल्व नहीं करने वाले, हम सिर्फ लिखेंगे कि कैसे कैसे सोल्व किया, और फाइनली एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें लिखना क्या है फिर? बाय अप्लाइंग द अबव कंडीशंस, हम यहां पर लिखेंगे बाय अप्लाइंग above boundary conditions, चार बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया तो 4 इक्वेशन मिलेगी हमें। वी गेट 4 लीनियर इक्वेशंस कंडीशंस, वी गेट 4 linear equations in A, B, C and D। 4 कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें A, B, C, D में 4 इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, द सॉल्यूशन ऑफ these equations, the solution of these equations will exist, the solution of these equations will exist only if, the solution of these equation will exist only if the determinant of coefficients, the determinant of coefficients of A, B, C
and D vanishes. Okay. After solving the determinant we get डिटर्मिनेंट को जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस राइट दैट। लेकिन उससे पहले हमने जो लिखवाया है ये, इसको हम समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है और लीनियर इक्वेशन में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन किस कंडीशन में एग्जिस्ट हो, कब सिंगल सॉल्यूशन होगा, कब मल्टीपल सॉल्यूशन होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, किस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लीनियर इक्वेशन के केस में आपने पढ़ा हुआ है कि व्हेन द डिटर्मिनेंट इज 0 देन सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब उस डिटर्मिनेंट को देखो, जब आप ये 4 बाउंड्री कंडीशन लगाओगे इन दो इक्वेशन के ऊपर, ये 4 बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो ए बी सी डी के अंदर आपको क्या मिलेगा, 4 इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि 4 बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं। क्योंकि एक्स की तो एक्स नहीं रहेगा ना इसमें, अब एक्स की तो वैल्यू रख देंगे आप, 0 रख देंगे या ए या -b रख देंगे, तो एक्स तो हो जाएगा गायब यहां से। ए बी सी डी में आ जाएगी ये इक्वेशन, 4 लीनियर इक्वेशन। उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी डी इज 0। जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे उसमें ए बी सी डी के कोफिशिएंट रखेंगे, 4/4 का डिटर्मिनेंट होगा और फिर उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमें फाइनल एक इक्वेशन मिलेगी और वो इक्वेशन मैं आपको लिखने वाला हूं, ठीक है। सो ये इक्वेशन लिख देते हैं, वी गेट P sin अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए। और ये इक्वेशन नंबर हम देख लेते हैं, 12 के बाद 13 हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 13। हियर यहां पर जो P की वैल्यू है वो कितनी है, वेयर P इज इक्वल टू, P की वैल्यू है हमारे पास mv0 ab अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। mv0 ए बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 14। ओके, अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू m v0 b a अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 14। अब ये जो P है इसके अंदर एक टर्म है यहां पर v0 b। अब ये v0 b क्या है, लेट मी शो यू। वापस से जहां पे हमने पोटेंशियल बनाया था वहां पे जाना पड़ेगा। ये हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। इसमें से हम ओके, ये हमारा पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल में देखेंगे आप, यहां पर ये जो हाइट है ये v0 है, यहाँ ये हाइट v0 है। तो ये और इसकी विड्थ क्या है, b है, 0 से लेके -b, यानी कि विड्थ यहाँ पर b है और इसकी हाइट जो है v0 है। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये एक तरह से बैरियर दीवार की तरह से काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस बैरियर की जो विड्थ है वो b है और जो v0 है वो इसकी हाइट है। तो अगर आपके सामने एक दीवार हो जो बहुत ऊंची है तो आप उसे क्रॉस तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप ये कोशिश कर सकते हो कि मैं तोड़ के निकल जाऊं अंदर को, ऐसा कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हमें उसकी
दीवार की मोटाई यानी कि विड्थ भी बढ़ाता चला जाऊं, फिर से तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा ना। तो दीवार की जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? दीवार की स्ट्रेंथ यानी कि कोई इसके आर पार ना जा सके, स्ट्रेंथ का मतलब है कोई उसके आर पार ना जा सके, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो कितनी ऊंची है ताकि कोई उसे लांग ना सके, उसके ऊपर से जंप ना कर सके, और वो कितनी मोटी है ताकि उसे तोड़ के ना जा सके। ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करती है। इसी तरह से यहां पर बैरियर की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है? उसकी हाइट पे भी डिपेंड करती है और उसकी विड्थ पे भी डिपेंड करती है। हाइट एक्चुअल में जो बैरियर स्ट्रेंथ है वो होगी दोनों का प्रोडक्ट, हाइट और विड्थ का प्रोडक्ट, यानी कि हाइट है V नोट और विड्थ है B, तो V नोट B इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बैरियर। V नोट B यहां पर क्या आ गया? स्ट्रेंथ ऑफ बैरियर आ गया। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे V नोट B इज द बैरियर स्ट्रेंथ। क्लियर है ना? V नोट B क्या है? बैरियर स्ट्रेंथ है यहां पर। V नोट B इज द बैरियर स्ट्रेंथ। ओके, अभी इसको हमें आगे एक्सप्लेन करना है और इससे रिजल्ट्स निकालने हैं, तो इसको हमें प्लॉट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर जो 13 है उसको हमें प्लॉट करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अभी के लिए एंड करते हैं। किसी की अटेंडेंस अगर रह गई है तो बता दीजिए मुझे। सर रोल नंबर 24 नाम बताइए। अरुण कुमार। नंबर 22। लगा दी मैंने। और बताइए कोई? बाद में जितने भी ऐड हुए लेट वो मैंने सबके लगा दिए।